जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो आज से मतलब 4,500 साल पहले एकदम प्लान्ड शहर बना रही थी। लेकिन वहां न तो कोई राजा था, न कोई आलीशान महल। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। आज हम सब मिलकर इसी रहस्यमयी हड़प्पा सभ्यता की कहानी के सुरागों को जोड़ने वाले हैं। यही तो वो पहेली है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को चौंका देती है। देखिए, हमारे पास एकदम परफेक्ट प्लानिंग वाले शहर तो हैं, लेकिन उस एक पावर का, उस एक रूलर का कोई सबूत नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इन सबको चला कौन रहा था? इंचार्ज कौन था? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। मतलब ये सिविलाइजेशन कब की है, कहाँ थी और हम इसे किन-किन नामों से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज एज की, मतलब कांस्य युग की। आज से करीब करीब 4,500 साल पहले। ये वो लोग थे जो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की कला में उस्ताद थे। और जानते हैं, ये अकेले नहीं थे। जिस समय मिस्र में फ़ारो बड़े बड़े पिरामिड बनवा रहे थे, ठीक उसी समय यहाँ हड़प्पा के लोग ट्रेड और टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल अलग ही एम्पायर खड़ा कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि इसके दो दो नाम क्यों हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो शुरुआती शहर मिले वो सिंधु नदी के पास थे। सिंपल। लेकिन आर्कियोलॉजी में एक नियम होता है कि किसी कल्चर का नाम उस पहली साइट पर रखा जाता है जहां वो मिली हो, और वो जगह थी हड़प्पा। तो टेक्निकली दोनों ही नाम बिल्कुल सही हैं। और इस शानदार खोज का पूरा क्रेडिट जाता है दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी जैसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट्स को। ये सिर्फ जमीन की खुदाई नहीं थी, ये अपने इतिहास को, अपनी विरासत को वापस पाने जैसा था। चलिए, अब चलते हैं इन शहरों के अंदर। ये शहर ही तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की असली पहचान है। और इनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग, अरे वो तो आज के ज़माने को भी टक्कर देती है। उनकी कमाल की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत जानना है? उनकी ईंटें। जरा सोच कर देखिए, हजारों किलोमीटर तक फैली इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में हर एक ईंट का साइज, उसका रेशियो एकदम सेम था। 4:2:1। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये तो इस बात का पक्का सबूत था कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम था जो हर चीज पर नजर रखता था। उनके शहर, अरे वो तो आज के मॉडर्न शहरों की तरह ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री पर काटती थी। और सबसे कमाल की बात, मोहनजोदड़ो में लगभग हर घर का अपना पर्सनल कुआं था। मतलब सोचिए, उस जमाने में हर घर की अपनी प्राइवेट वाटर सप्लाई। वाटर मैनेजमेंट में तो इन लोगों का कोई मुकाबला ही नहीं था। गुजरात में एक जगह है धोलावीरा, जो कि एक सूखा एरिया है। वहां उन्होंने बारिश के पानी को बड़े बड़े रिजर्वायर में जमा करने, फिर उसे नहरों के जरिए शहर तक लाने और उससे फिल्टर करने का एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया था जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। तो अब सवाल ये है कि इतने शानदार शहरों को मेंटेन करने के लिए, ये सब चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? सिर्फ खेतीबाड़ी से तो ये पॉसिबल नहीं था। तो जवाब है ग्लोबल ट्रेड। जी हाँ, ये लोग उस जमाने की दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक थे। और इसका सबसे पुख्ता सबूत मिलता है गुजरात के लोथल में। यहाँ एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है, मतलब एक बंदरगाह, जहाँ मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से जहाज आकर रुका करते थे। ये उनके समुद्री व्यापार का जीता जागता सबूत है। देखिए, इतना बड़ा ट्रेड भरोसे पर चलता है, और भरोसा आता है एक्यूरेसी से। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी सिविलाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड वजन और माप बना रखे थे। मतलब वजन करने वाले बाट हर जगह एक जैसे थे। लेन देन में कोई चीटिंग नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। और उनकी सबसे आइकॉनिक चीज हैं ये सील्स, मतलब मुहरें। आप इन्हें आज के जमाने का ब्रांड लोगो समझ सकते हैं। जब कोई ट्रेडर अपना सामान कहीं भेजता था, तो वो गीली मिट्टी पर अपनी ये सील लगा देता था। ये एक तरह से क्वालिटी की और ओनरशिप की गारंटी होती थी। तो सवाल है कि आखिर वो ऐसा बेचते क्या थे जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड थी। उनका किलर प्रोडक्ट था कॉटन, यानी कपास। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था दोस्तों, ये उस जमाने का एक लग्जरी आइटम था, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था जिसने उन्हें ट्रेड में एक ऐसी जबरदस्त बढ़त दी जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। अच्छा चलिए, अब बड़े बड़े शहरों और ग्लोबल ट्रेड से थोड़ा हटकर वहाँ के आम लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। उनकी कला और कल्चर हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी सुनाती है।
जरा उनके मिट्टी के बर्तनों को देखिए। ये सिर्फ इस्तेमाल करने की चीजें नहीं थी, ये तो आर्ट के पीस थे। लाल या गुलाबी रंग के बर्तनों पर काले रंग से बने खूबसूरत पैटर्न, पेड़, पक्षी, जानवर। ये सब बताता है कि वो लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों में भी खूबसूरती को कितना महत्व देते थे। और एक और मजेदार बात, इंडिया में सिल्वर यानी चांदी के इस्तेमाल का सबसे पहला सबूत हमें हड़प्पा कल्चर से ही मिलता है। अब क्योंकि इंडिया में चांदी आसानी से मिलती नहीं थी, तो ये इस बात का एक और पक्का सबूत है कि वो इसे अफगानिस्तान या मेसोपोटामिया जैसे दूर के इलाकों से इंपोर्ट करते थे। वैसे मोहनजोदड़ो का नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? इसका मतलब है माउंड ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। ये नाम इसे बहुत बाद में दिया गया, क्योंकि जब खुदाई शुरू हुई तो वहां कुछ कंकाल मिले थे। लेकिन एक बात साफ कर दूं, यहाँ किसी बड़ी लड़ाई या नरसंहार का कोई सबूत नहीं मिला है। एक सवाल जिस पर आज भी इतिहासकारों में खूब बहस होती है, क्या हड़प्पा के लोग घोड़ों के बारे में जानते थे? देखिए, गुजरात के सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां मिली हैं, और ये खोज उस पुरानी थियरी को चैलेंज करती है जो कहती थी कि घोड़े इंडिया में बहुत बाद में आए। ये एक छोटी सी खोज है, लेकिन इसमें पूरा इतिहास बदलने का दम है। और ये कोई छोटी मोटी लोकल सिविलाइजेशन नहीं थी, ये अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा फैली हुई सिविलाइजेशन थी। अंदाजा लगाइए, पश्चिम में पाकिस्तान के कोस्ट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, और उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक। इतनी विशाल थी ये सभ्यता। तो इन सारे सुरागों को जोड़ने के बाद हम वापस कहाँ आते हैं? चलिए घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। हमारे सामने एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो सचमुच में हैरान करने वाला है। एक तरफ ये लोग अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और ग्लोबल ट्रेड के मास्टर थे। इंजीनियरिंग और आर्ट में इनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ ना कोई राजा, ना कोई बड़ी सेना, और ना ही कोई विशाल मंदिर। मतलब पावर के जो सिंबल हम सोचते हैं वो यहाँ थे ही नहीं। और शायद यही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सीख है। वो हमें ये सिखाते हैं कि डेवलपमेंट का, एक समाज को चलाने का सिर्फ एक ही मॉडल नहीं होता। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। शायद वो रास्ता ताकत और दिखावे का नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और सिस्टम का था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गवर्नेंस का कोई ऐसा तरीका खोज लिया था जो किसी एक राजा की पावर पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की हिस्सेदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर आधारित था? इस सवाल का जवाब शायद सोने के महलों में नहीं, बल्कि मिट्टी की उन छोटी छोटी मोहरों में और उन शांत शहरों की गलियों में छिपा है, जो आज भी अपने और भी राज खोले जाने का इंतजार कर रही हैं। नमस्ते। चलिए आज एक जासूसी का खेल खेलते हैं। हमारे पास सुराग क्या है? जमीन में दबी कुछ ईंटें, एक टूटी हुई मूर्ति, कुछ मुहरें, और हाँ, एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम एक पूरी की पूरी गुमशुदा दुनिया की पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये दुनिया है सिंधु घाटी सभ्यता की। पता है, ये एक ऐसी सभ्यता है जो अपने शहरों की प्लानिंग से आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है, पर अपने बारे में एक शब्द भी बोलकर नहीं गई। देखिए, मिस्र के पिरामिडों ने हमें अपने राजाओं की कहानियां सुनाई, लेकिन सिंधु घाटी के शहरों ने हमें सिर्फ खामोशी दी। तो आज हम इसी खामोशी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लान। हम अपनी जांच को इन हिस्सों में बांटेंगे। हम सबूतों को एक एक करके देखेंगे, उनकी जबरदस्त शहरी प्लानिंग से लेकर उनके समाज और व्यापार तक। और फिर पहुंचेंगे उस सबसे बड़े रहस्य पर जो आज भी एक सवाल बना हुआ है। तो हमारी जासूसी का पहला कदम ये समझना कि हमारे हाथ में सबूत हैं क्या। हम उनकी कोई किताब या इतिहास नहीं पढ़ रहे, नहीं। हम उनके छोड़े हुए शहरों, टूटे फूटे बर्तनों और पुराने औजारों से एक पूरी कहानी गढ़ रहे हैं। देखिए, जब भी हम इस सभ्यता के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस दो ही नाम आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। पर असल में ये सभ्यता बहुत बहुत बड़ी थी। पंजाब से लेकर गुजरात के तट तक फैली हुई, लोथल जैसे बंदरगाहों से लेकर कालीबंगा के खेतों तक, ये एक विशाल दुनिया थी। इसका मतलब साफ है, ये लोग सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि समुंदर से भी जुड़े हुए थे। एक तरह की समुद्री संस्कृति थी इनकी। और यहीं पर यह शब्द बहुत जरूरी हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की है।
इसका मतलब है उनके पास अपनी एक लिपि थी, अपने शब्द थे। लेकिन 100 साल की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी आवाज, आप कह सकते हैं, एक ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी कहीं खो गई। तो चलिए अब उस सबूत पर चलते हैं जिससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उनके कमाल के शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये उनके समाज के संगठन और उनकी सोच के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। और इन शहरों में सबसे मशहूर है मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक पहेली है जो उनके समाज के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि 4,500 साल पहले कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? क्या ये बस मजे के लिए था, एक स्विमिंग पूल की तरह, या फिर इसका कोई गहरा मतलब था? देखिए, पक्की ईंटों का इस्तेमाल, वाटरप्रूफिंग के लिए तार का लेप और पानी लाने और निकालने का एक पूरा सिस्टम, ये साफ साफ दिखाता है कि ये कोई मामूली नहाने की जगह तो नहीं थी। इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग का एक ही मतलब हो सकता है, ये जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसका कोई धार्मिक महत्व था, शायद खास मौकों पर पवित्र स्नान के लिए एक सामूहिक जगह। और ये स्नानागार हमें सीधे उनके समाज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर ये एक सार्वजनिक जगह थी, तो इस समाज को चला कौन रहा था? चलिए अब जरा लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो भी सबूत हमारे पास हैं, वो इशारा करते हैं कि उनका समाज उचित समतावादी था। मतलब समाज में ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी। ये बात इसे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी प्राचीन सभ्यताओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है, जहां हमें राजाओं के बड़े बड़े महल और मकबरे मिलते हैं। अच्छा, तो इस बराबरी के सबूत कहाँ हैं? अरे उनके शहरों में ही छिपे हैं, हर तरफ। सोचिए जरा, कोई बड़े बड़े महल नहीं, कोई राजाओं के आलीशान मकबरे नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि हर घर, मतलब लगभग हर घर पक्की ईंटों से बना था। और हर घर एक बढ़िया सड़क और ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि जो बेसिक सुविधाएं थी वो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। और हाँ, इन शहरों का पेट भरने के लिए कालीबंगा जैसी जगहों पर हमें संगठित खेती के सबूत भी मिले हैं। कमाल की बात तो ये है कि वो लोग एक साथ 2 फसलें उगाने की तकनीक तक जानते थे। तो सवाल ये नहीं है कि उनके राजा कहाँ थे, बल्कि ये है कि क्या उन्हें किसी राजा की जरूरत भी थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद इसे व्यापारियों की कोई कमेटी या फिर पुजारियों का समूह चलाता हो, जहां ताकत किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि कई लोगों में बटी हुई थी। चलिए अब अपनी जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये लोग कला, टेक्नोलॉजी और व्यापार में कितने आगे थे, क्योंकि वो किसी अलग थलग दुनिया में तो बिल्कुल नहीं जी रहे थे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये मशहूर कांसे की मूर्ति, डांसिंग गर्ल। जरा इसका आत्मविश्वास तो देखिए। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं लगती, इसमें एक जान है, एक पर्सनैलिटी है। और ये उनकी तकनीकी महारत का भी सबूत है। वो लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करते थे। मतलब पहले मोम का मॉडल बनाते, उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाते, फिर उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकाल देते। जो खोखली जगह बचती, उसमें पिघला हुआ कांसा भर देते। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और जब हम सिंधु घाटी की संस्कृति की तुलना उसके बाद आई वैदिक संस्कृति से करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। सिंधु घाटी की पहचान है उसके प्लान किए हुए शहरी इलाके। वो लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे और उनकी मोहरों पर बैल का बहुत महत्व दिखता है। जबकि बाद की वैदिक सभ्यता ज्यादातर ग्रामीण और कबीलाई थी, जहां गाय का धार्मिक महत्व था और लोहे के युग की शुरुआत हुई। ये सिर्फ वक्त का नहीं, बल्कि जीने के तरीके का एक बुनियादी अंतर था। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि वे एक ग्लोबल दुनिया का हिस्सा थे। मेसोपोटामिया, यानी आज के इराक में सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र है, जहां से वे कपास और मनके जैसी चीजें मंगाते थे। ज्यादातर इतिहासकारों को यकीन है कि ये मेलुहा सिंधु घाटी का ही दूसरा नाम था। समझ लीजिए, ये उस जमाने की ग्लोबल सप्लाई चेन थी। और अब हम अपनी जांच के उस पड़ाव पर आ गए हैं जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। वो चीज जो उनके सारे राज खोल सकती है, लेकिन खुद खामोश है। सोचिए, उनके पास अपनी एक लिखने की कला थी, एक पूरी लिपि। सैकड़ों अलग अलग निशान हैं जो हमें हजारों मोहरों और बर्तनों पर खुदे हुए मिले हैं। लेकिन
100 साल से ज्यादा हो गए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान लगे हुए हैं, पर आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है, एक भी शब्द नहीं। और यही यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेली है। अगर हम उनकी लिखावट पढ़ पाते ना, तो शायद उनके समाज, धर्म और जीवन के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल जाती। हमें ये सब अंदाजे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लोग खुद हमें अपनी कहानी सुनाते। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हम उनके शहरों, उनकी मोहरों और उनकी मूर्तियों को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन हम उनके शब्द नहीं सुन सकते, उनकी कहानियां नहीं जानते। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी सभ्यता की असली विरासत क्या होती है? क्या वो शानदार इमारतें हैं जो वो पीछे छोड़ जाते हैं, या फिर वो विचार और कहानियां हैं जिन्हें समय ने हमसे हमेशा के लिए छीन लिया है? नमस्कार। चलिए आज एक जासूस बन जाते हैं और हजारों साल पुरानी एक पहेली को सुलझाते हैं। ये पहेली है हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों की। तो इस जांच पड़ताल में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो ये है कि हम एक ऐसे समाज की कहानी कैसे बताएं जिसकी लिखावट, जिसकी भाषा आज भी हमारे लिए एक राज बनी हुई है। अब क्योंकि हम उनकी बातें तो सुन नहीं सकते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा? हमें उनके छोड़े हुए सुरागों का ही पीछा करना होगा, और इन्हीं सबूतों को जोड़ जोड़ कर हम उनकी कहानी को फिर से जिंदा करेंगे। तो चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली पहेली है हड़प्पा। और हमारा पहला सुराग बहुत ही मामूली सा लगता है, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा। अच्छा, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में चांदी का मिलना ये हमें क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो ये कि चांदी कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये एक लग्जरी है। दूसरी बात, इसे ज़मीन से निकालना कांसे से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब उनकी मेटल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड थी। और सबसे ज़रूरी बात, चांदी हर जगह नहीं मिलती। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनके ट्रेड नेटवर्क्स, उनके व्यापारिक रिश्ते शायद अफगानिस्तान या मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ गुजारे लायक नहीं थी, बल्कि काफ़ी समृद्ध थी। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर वो इतना बड़ा व्यापार कर रहे थे, तो सामान के बदले में पैसे कैसे देते थे? क्योंकि हमें उनके कोई सिक्के तो मिले ही नहीं हैं। इसका जवाब बड़ा कमाल का है। उनकी पूरी व्यवस्था पैसों पर नहीं, बल्कि भरोसे पर बनी थी। और इसका सुराग हमें मिलता है उन वजन और माप के बाटों से, जो हमें हड़प्पा की हर साइट पर बिल्कुल एक जैसे मिले हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि उन्होंने चीजों की कीमत तय करने का एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना लिया था, एक ऐसा सिस्टम जिस पर हर कोई हर जगह भरोसा कर सकता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ये सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं था। अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम कितना गहरा था। हमारा दूसरा सुराग है उनके मिट्टी के बर्तन। जरा सोचकर देखिए, अगर हर कोई अपने अपने घर में बर्तन बना रहा होता तो हर बर्तन अलग होता, है ना? अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज। लेकिन हमें क्या मिलता है? सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी बिल्कुल एक जैसे लाल रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से डिजाइन बने हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है जब कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मास प्रोडक्शन का सिस्टम हो। तो क्या हम इसे एक तरह की ब्रांडिंग कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से तो कह सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी था क्वालिटी कंट्रोल। मतलब एक जैसा बर्तन देखते ही लोगों को भरोसा हो जाता था कि हाँ, ये मजबूत है और इसमें खाना पानी रखना सेफ है। तो ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये भरोसे का एक सिंबल था। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, मास प्रोडक्शन है, लेकिन इतने बड़े समाज को एक साथ जोड़कर रखने वाली ताकत क्या थी? वो क्या चीज थी जो सबको एक साथ बांधे हुए थी? चलिए, अब उनकी आस्था और सत्ता के कुछ सुराग ढूंढते हैं। खुदाई में हमें मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की कई सारी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, और ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि भारत में मूर्ति पूजा की जो परंपरा है वो वैदिक काल से भी हजारों साल पुरानी है। लेकिन उनके धार्मिक जीवन का जो सबसे बड़ा सेंटर था, वो था मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। और ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था। जरा इसकी इंजीनियरिंग देखिए। इसे भरने के लिए कुएं से पानी लाने का एक पूरा सिस्टम था। ये पक्की ईंटों से बना एकदम सटीक वाटरप्रूफ टैंक था, और गंदे पानी को निकालने के लिए एक ढकी हुई नाली भी थी। अब इतना सब कुछ सिर्फ तैरने के लिए तो नहीं बनाया गया होगा, है ना? इसका मकसद जरूर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान रहा होगा।
और सोचिए, इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी के पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी पहेली सामने आ जाती है। इतना बड़ा और एडवांस्ड रिचुअल सेंटर तो है, पर मंदिर कहाँ है? मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हमें कोई बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। ये बात उनकी धार्मिक प्रथाओं को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। चलिए, अब इस जांच पड़ताल को उसके सबसे मजबूत, सबसे असरदार सबूत की तरफ लेकर चलते हैं, और वो हैं उनके शहर। ऐसे शहर जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थे। गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, वो उन्हें पूरी दुनिया से जोड़ता था, और यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर थे। एक था लोथल, जो एक इंटरनेशनल पोर्ट था, एक बंदरगाह, और दूसरा था धोलावीरा, जिसकी सिटी प्लानिंग कमाल की थी। ये अकेला ऐसा हड़प्पन शहर था जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। लोथल को हम कह सकते हैं कि वो दुनिया के लिए उनका दरवाजा था, एक गेटवे। यहाँ जो विशाल डॉकयार्ड मिला है, वो दुनिया के सबसे पुराने डॉक्स में से एक माना जाता है। सोचिए, यहीं से कच्चा माल आता था और यहीं से तैयार माल पूरी दुनिया में भेजा जाता था। अब आते हैं धोलावीरा पर। देखिए, ज्यादातर हड़प्पा के शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक ऊपर का किला, जिसे सिटाडेल कहते हैं, और एक नीचे का शहर। लेकिन धोलावीरा बिल्कुल अलग था। इसका प्लान 3 लेवल का था। सबसे ऊपर सिटाडेल, बीच में मिडिल टाउन और सबसे नीचे लोअर टाउन। तो इन 3 हिस्सों का मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है ये उनके समाज के बंटवारे को दिखाता हो। शासक, अधिकारी और आम लोग सब अलग-अलग जोन में रहते हों। या फिर ये आज के शहरों की तरह फंक्शनल जोन भी हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया अलग, कमर्शियल एरिया अलग और रहने की जगह अलग। वजह चाहे जो भी हो, ये एक बात तो साफ करता है कि उनकी अर्बन प्लानिंग असाधारण थी। और तो और, उनके पास बारिश का पानी जमा करने के लिए जलाशयों का एक कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी था। तो अब तक हमने जितने भी सुराग इकट्ठे किए हैं, उन सबको जोड़ने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। चलिए, इस पूरी केस फाइल का एक क्विक रिकैप करते हैं। इकोनॉमी, वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। इंडस्ट्री, वो मास प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के मास्टर थे। सोसाइटी, बड़े बड़े और जटिल धार्मिक अनुष्ठानों के आसपास बनी हुई थी। और इंजीनियरिंग, वो अपने समय से बहुत आगे बेहतरीन शहर बनाने वाले लोग थे। तो ये तस्वीर किसी पिछड़े हुए समाज की नहीं है, बल्कि एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड सिविलाइजेशन की है। लेकिन इन सब के बावजूद वो सबसे बड़ा रहस्य आज भी अपनी जगह पर कायम है। उनकी लिखावट, उनकी भाषा आज भी एक राज है। तो इस पूरी पड़ताल के आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। अगर धोलावीरा का ये जो 3 हिस्सों वाला शहर का नक्शा है, वो आज के सामाजिक बंटवारे को दिखाता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ वीआईपी जोन, मिडिल क्लास एरिया और मजदूरों की बस्तियां होती हैं, तो जरा सोचिए, ये बात 4,500 साल पहले उनके समाज, उनके कायदे कानूनों और उनके लोगों के बीच के रिश्तों के बारे में हमें क्या बताती है?